या मैं जात पात में भरोसा नहीं करता। आपको लगता है आरक्षण होना चाहिए देश में? हम कहते हैं जिसको नॉलेज हो वो चाहे जिस जात का हो। क्या जनरल कास्ट में जन्म लेना एक अपराध है? क्या जनरल कैटेगरी के लोग सबसे अमीर और पैसा वाला होते हैं जो सरकार उसे कई योजनाओं और नियमों से दूर रखता है? आजकल आरक्षण का खेल जो भारत में खेला जाता है, हुनर से ज्यादा आज भारत में कास्ट सर्टिफिकेट चलता है। हमारा समाज एक ऐसा गठबंधन से बना है जिसमें जाति, धर्म और वर्ग का सोच काफी गहरा है। आज भी हमारे देश में जनरल कास्ट का एक अलग पहचान है और ये न केवल सामाजिक जीवन बल्कि व्यवसायिक और कैरियर के लिए भी एक रुकावट बन गया है। आज के युवा को जिसे हम अपना फ्यूचर बनाने की उम्मीद करते हैं, उसे कई बार इस सिस्टम के चक्कर में थोड़े थोड़े के लिए अपने जीवन को बर्बाद करना पड़ जाता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे जनरल कैटेगरी होने से स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद होता है और इसके पीछे का सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या है और सरकार जाति और धर्म के पहचान को इतना महत्व क्यों दे रही है। सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं थी। जब हम जनरल कास्ट या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते। अनरिजर्व जिसका मतलब ही होता है कि कोई भी चीज रिजर्व नहीं होना। इस रिजर्वेशन सिस्टम का उद्देश्य था कि समाज के नीचे के वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन इससे जनरल कास्ट के लोगों को कई बार अपने कैरियर में पीछे रहना पड़ जाता है। इंडिया में तमाम यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए एक कोटा सिस्टम बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि SC, ST और OBC के लिए अलग से सीट रिजर्व किया गया है, लेकिन जनरल कास्ट के स्टूडेंट को ऐसा कोई भी सुविधा नहीं मिलता। जहां किसी भी सब्जेक्ट को पास होने के लिए इन कैटेगरी को 60 to 70% मार्क्स होना चाहिए, वहीं जनरल कैटेगरी के लोगों का 90% मार्क्स पर कट ऑफ फिक्स किया जाता है। और ये सिचुएशन अक्सर उन लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग होता है जो पढ़ने में टैलेंटेड है, लेकिन हायर एजुकेशन में सीट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है और उनको अक्सर मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह से सरकारी नौकरी में भी सेम रिजर्वेशन पॉलिसीज है। जब कोई वैकेंसी निकलता है तो SC, ST और OBC के लिए अलग से रिजर्व्ड पोस्ट होता है और इन लोगों का सीट पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन वहीं जनरल कास्ट के लोगों को हर पोस्ट पर किसी भी कास्ट से ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि इस गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए अदर कास्ट के मुकाबले जनरल कैटेगरी को कई गुना फॉर्म भरने का फीस मांगा जाता है। आज के डेट में जनरल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। जनरल कास्ट के कैंडिडेट्स को क्वालिफिकेशन के अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालना पड़ता है, जैसे एक्स्ट्रा कोचिंग, मॉक टेस्ट और सारा दिन बस पढ़ाई, जिससे उस स्टूडेंट लोग का मेंटल हेल्थ काफी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि सरकार जाति और धर्म पर सबसे ज्यादा ध्यान क्यों देती है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा कितना है? अति दलित कितने हैं? आदिवासी कितने हैं? क्यों ना सभी जाति और धर्म के लोगों को एक समान लेके चलती है। देखिए, इस जाति शब्द की शुरुआत 1950 में संविधान के बनने के बाद शुरू हुआ था, जब हमारे भारतीय सरकार ने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया था। दरेक नागरिकाला कायद्याने जेवढे व्यवसाय स्वातंत्र्य आहे तेवढे स्वातंत्र्य तुम्हालाही आहे। सरकार का उस समय मेन उद्देश्य था कि समाज के नीचे के वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले, जो इतने लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया था, ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके और वो समाज में अपना योगदान दे सके। लेकिन सरकार दलित, आदिवासी और छोटे कास्ट के लोगों का बात इसलिए भी करती है क्योंकि सरकार को इसका राजनीतिक फायदा होता है। हमारे दलित, आदिवासी
पिछड़े वर्ग के लोग। जब सरकार ये प्रॉमिस करती है कि वो बैकवर्ड क्लासेज के लिए कुछ करेंगे तो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है और ये एक तरह का वोट बैंक पॉलिटिक्स है जिसमें लोग अपने कास्ट के हिसाब से अपने प्रिय नेता को ध्यान में रखते हैं। और आजकल के वोट का भी सिचुएशन ऐसा है कि लोग अपने जाति देख करके वोट करते हैं। अगर कोई आदमी मुस्लिम है तो वो मुस्लिम नेता को ही वोट देता है और अगर कोई हिंदू है तो अपने हिंदू नेता को ही, और यहाँ तक कि हिंदू में भी अगर कोई यादव है तो अपने यादव पार्टी को ही वोट देता है और अगर कोई हरिजन से आता है तो वो हरिजन पार्टी को ही वोट देता है और अपर कास्ट के लोग भी अपर कास्ट के नेता के बारे में ही सोचता है। पुराने भारत में इस जाति व्यवस्था का विकास वर्ण व्यवस्था के रूप में हुआ था जो 4 मुख्य वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइडेड था, जहां ब्राह्मण को धार्मिक और शैक्षणिक काम दिया जाता था जैसे कि वेदों को पढ़ना, यज्ञ करना और शिक्षा प्रदान करना। क्षत्रिय को सुरक्षा प्रदान करने का काम दिया जाता था, वैश्य को व्यवसायी और खेती का काम और शूद्र को सेवा और दशा का काम दिया जाता था। फिर समय के साथ इस व्यवस्था में विस्तार हुआ और ये जाति व्यवस्था बन गया जो कि अनेक जातियों में डिवाइड हो गया। जनरल कास्ट के लोगों को आज भी अपने कैरियर और जीवन में कई चैलेंज का सामना करना पड़ता है। एक स्टूडेंट कहीं 60% लाकर ही डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है, वहीं दूसरी ओर जनरल स्टूडेंट 80% लाकर भी भटकते रहता है। क्या वहाँ पे जनरल कास्ट के स्टूडेंट के पास दिमाग कम था उस स्टूडेंट से? क्या कोई भी आदमी ये चाहता है कि कम जानकार डॉक्टर से अपना इलाज करवाए? नहीं, लेकिन आज का सिचुएशन ऐसा ही है। कम जानकार लोग डॉक्टर बन जाते और अच्छे अच्छे तेज स्टूडेंट रोड पे भटकते हैं और ये चीज बस डॉक्टर में ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में है। कम जानकार लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग रोड पे हैं। इसलिए रिजर्वेशन और कास्ट बेस्ड पॉलिसीज ने एक तरफ उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है जो पिछड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ ये जनरल के लिए समस्या पैदा किया है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है कि हम कास्ट कॉन्सेप्ट को समझकर एक ऐसी समाज की तरफ बढ़े जहां सबको बराबरी की नजर से देखा जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट से या किसी भी धर्म से क्यों ना हो। धन्यवाद।